सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार भारत ने बड़ा कदम उठा लिया है। भारत ने 10,000 सैनिक LAC की तरफ भेज भी दिए हैं पेट्रोलिंग के लिए चीन के खिलाफ, जिससे चीन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया और भड़क गया है। चाइना का कहना यह है कि हम बॉर्डर पर स्थिरता चाहते हैं, हम दंगा फसाद और तनाव नहीं चाहते। भारत की ऐसी हरकतें प्रोवोक करने वाली हैं। हालांकि याद दिला दें कि यही बेगैरत चीन है जिसने पिछले साल तक और इस साल के यानी जो साल गुजरा है, इस साल के अंत तक भी बॉर्डर पर अपने सैनिकों को तैनात किया है। जब भारत ने किया तो बुरा लग गया। उधर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने खुद कहा कि अब तक 45 सालों में बॉर्डर पर शांति थी, लेकिन गलवान में जो कुछ हुआ उसके बाद खुरेजी ही खुरेजी है। चाइना अपने लिखित एग्रीमेंट पर कोई भी अमल नहीं करता है, न वो मानता है। वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि जो मालदीव है वो पूरी तरह से गोद में बैठ गया है चाइना की। हकीकत खुलकर अब आई है सामने कि आखिर चाइना मालदीव को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। असल में मालदीव के अंदर 200 से ज़्यादा अलग अलग द्वीप हैं। उनमें से 36-37 जो टापू हैं उनको डिज़ाइन करेगी, उनमें डेवलपमेंट करेगी और पैसा इन्वेस्ट करेगी। वहीं दूसरी तरफ तुर्की से मालदीव को कई तरह के हथियारों के साथ ड्रोन भी रिसीव हो गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू का कहना ये था कि हम अपनी रक्षा और सुरक्षा और सर्विलांस और जितनी भी पेट्रोलिंग होती है सिक्योरिटी से जुड़ी, हम सब खुद करेंगे, जिसके चलते हुए तुर्की ने भी मदद की है और मालदीव को ड्रोन सौंप दिए हैं। वहीं भारतवासियों ने मालदीव का पूरी तरह से बायकॉट कर दिया है। जहां भारत के लोग दूसरे या तीसरे नंबर पर मालदीव में जाते थे, अब वो रैंकिंग घट गई है। भारतीय लोग अब छठे स्थान पर 6th प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। यानी पहले भारतीय लोग दूसरे तीसरे नंबर पर थे जो सबसे ज़्यादा मालदीव जाते थे, अब 6th स्टेज पर भारतीय आ गए हैं। यानी मालदीव को बड़ा झटका भारतीयों की तरफ से देखना पड़ रहा है। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की नई सरकार के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बन गए हैं, जिस पर चीन गदगद हो गया है। शी जिनपिंग ने तो जरदारी को अपना भाई तक करार देते हुए साफ कह दिया है, तारीफों के पुल बांधते हुए कि बेहतरीन इंसान है, साथ मिलकर काम करेंगे, ये हमारा भाई है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अलान का फलान पता नहीं क्या क्या कह दिया है। वहीं पाकिस्तान के पेशावर के इलाके के करीब बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 2 लोग मारे गए और दर्जनों जख्मी हुए हैं। इसके अलावा अभी तक जानकारी नहीं है कि यह हमला किसने किया। कुछ वक्त पहले दोस्तों अगली खबर यही है कि भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब ज़बरदस्त मिलिट्री ड्रिल करी थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में तस्वीरें सामने आ गई हैं कि अब भारत के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान ने भी मिलिट्री ड्रिल करके भारत को सख्त संदेश दिया है। Will be fired followed by और 45 पाकिस्तान के मछुआरे भारत और पाकिस्तान के समुद्र के बीच डूब गए, जिनमें से 14 अभी लापता हैं और पाकिस्तान का ये मानना है कि वो मारे गए हैं, जिनकी बॉडीज़ अभी लापता हैं और अब भारत से पाकिस्तान उनकी बॉडीज़ को तलाशने के लिए मदद मांग सकता है। उधर म्यांमार बॉर्डर से भारत के अंदर हज़ारों की तादाद में म्यांमार के लोग और मिलिट्री के लोग आकर पनाह ले चुके थे। ऐसे में भारत ने एक बार फिर से एक बड़े जत्थे को जो म्यांमार से आए थे वापस म्यांमार भेज दिया है। चाइना ने भारत और अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है। 2035 तक चीन लगभग 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में भारत और
अमेरिका को काउंटर करने के लिए तैनात करने वाला है। अजरबैजान का जानी दुश्मन आर्मीनिया इस वक्त 85 भारत से तोपे यानी आर्टिलरी शेल हॉविट्जर खरीदने की चाहत रखता है। ये डील जल्द मुकम्मल हो जाएगी। जो मोदी सरकार तालिबान को आतंकवादी, आतंकी, दहशतगर्द कहने से नहीं रुक रही थी, अब वही मोदी सरकार तालिबान से कुर्बत बढ़ा रही है। खुद तालिबान भी मोदी सरकार की जबरा फैन है। तालिबान के सीनियर लीडर और डेलीगेशन ने तालिबान के अंदर अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय एम्बेसडर से मुलाकात करके भारत से रिश्ते को मजबूत करने की बात कही। वहीं अजरबैजान भी किसी चीज़ में पीछे नहीं है। अजरबैजान ने आर्मीनिया से कहा है कि आपके कब्जे में जो हमारे 4 गांव आते हैं उनको आज़ाद कर दे। यूरोपियन और अमेरिकन डिप्लोमेट ने चिंता जाहिर की है कि इस जंग के माहौल में, जंग के साए में ईरान जिस तरह से अपने न्यूक्लियर प्लांट को आगे बढ़ा रहा है और परमाणु हथियारों की तरफ आगे बढ़ रहा है, इससे मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ गया है। अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए एक बुरी खबर है। रशिया और ईरान ने एक नए सिक्योरिटी डील पर साइन कर ली है, जिसके मुताबिक अब दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम तरह की खुफिया जानकारी एक दूसरे से शेयर करेंगे। फ्रांस की सेना मजबूरन अफ्रीका से अब बाहर निकल रही है, लेकिन वही सेना यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग ले रही है। फ्रांस की सेना कहा जा रहा है कि एक बड़े जंग की तैयारी कर रही है। उधर अमेरिका में भी टिकटॉक पर तलवार खतरे की लटक रही है। बाइडेन ने ऐलान किया है कि अगर विपक्ष की पार्टी कांग्रेस ने साइन कर दिया प्रपोजल पर तो टिकटॉक को मैं पूरी तरह से अमेरिका में भी बैन कर दूंगा। यूएन ने अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तालिबान ने अफगान महिलाओं को 300 साल पीछे कर दिया है। अब आज जो दूसरे देशों में महिलाएं खुलकर जिस तरह से जी रही हैं, वैसे जीना अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए अब 300 साल बाद ही मौका उनको ऐसा मिलने वाला है। इंडोनेशिया में एक बड़ा कांड होते होते रह गया। इंडोनेशिया के गूगल पर आप जाएंगे तो इंडोनेशिया के ऐसे हवाई कांड बहुत सारे हैं, जिसमें जहाज़ का क्रैश होना, जहाज़ का लापता हो जाना। एक और कांड होते होते रह गया। दोनों पायलट जो पैसेंजर विमान उड़ा रहे थे और जकार्ता की तरफ जा रहे थे, आपको बता दूं कि वो उड़ते हुए विमान के दोनों पायलट सो गए। आधे घंटे तक वो मनहूस मारे सोते रहे। आँख खुलने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि गलती हो गई। गनीमत ये रही कि सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने तुरंत उन दोनों पायलट को सस्पेंड कर दिया और जांच शुरू कर दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस पैलेस में यानी जहां वो रहते हैं, उन्हीं के उस पैलेस के अंदर एक व्यक्ति कार लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था। पैलेस के अंदर वो घुसना चाहता था गाड़ी लेकर, लेकिन सिक्योरिटी ने उसको रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। वो इंसान कौन था, उसका क्या मकसद था, चीन की सिक्योरिटी ने कोई बयान जारी नहीं किया है। पूरी दुनिया में परमाणु का दौर चल रहा है और परमाणु की होड़ चढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार कई सारे देश हाल फिलहाल में परमाणु बम का टेस्ट कर सकते हैं। इस रेस में भारत और पाकिस्तान भी शामिल होंगे। उधर पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के अथॉरिटी को समझाने की कोशिश की और कहा कि आप सफ़ेद झंडा, शांति का झंडा लहराइए और बातचीत करके जंग को ख़त्म कीजिए। यूक्रेन के ऑफिशियल ने तुरंत जवाब दिया कि कोई सफ़ेद झंडा, कोई और झंडा हम नहीं लहराएंगे। यूक्रेन में हम सिर्फ यूक्रेन का झंडा लहराएंगे, यानी साफ तौर से मना कर दिया है शांति की बात करने से। 2022 में अमेरिका को यकीन था कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं, जिसके बाद अमेरिका ने शी जिनपिंग और भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री ने खुद
बात करी व्लादिमीर पुतिन से, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमला रोक दिया। हालांकि दूसरी तरफ फर्जी चीजें भी बहुत चलाई जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाई थी और भारतीय स्टूडेंट्स को सही सलामत भारत वापस लेके आए थे। लेकिन हकीकत कुछ और है, इसमें कोई भी मोदी जी का रोल नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा उसी वक्त इस बात को क्लियर कर दिया था। बहरहाल अगर इस बात में अगर सच्चाई भी है तो आज भारत के सैकड़ों नागरिक रूस में फंसे हुए हैं और दर्जनों भारतीयों को धोखे से रूस की सेना में डाल दिया गया है। आखिरकार फिर मोदी जी एक बार कॉल और करके अपने लोगों को वापस क्यों नहीं बुला लेते? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ भारतीय नहीं, नेपाल के लोगों का भी एक वीडियो सामने आया है। नेपाल के लोगों का कहना यह है कि हम वहाँ सिर्फ छोटी मोटी नौकरी करने के लिए गए थे, लेकिन हमें नौकरी देने के बजाय सेना में डाल दिया। सुन, अभी हम लोग रशिया के आर्मी में है। हम लोग हमारा मुल्क नेपाल से आए थे, लेकिन अभी यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ एजेंट ने हमें झूठ बोल के इधर भेजा है। हमें रशिया आर्मी में जाके हेल्पर में काम करना चाहिए ऐसा बोल के हमें भेजा था, लेकिन इधर आके हमें फाइट में जाना पड़ रहा है। फाइट में जा रहे हैं, वार में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। हमारे साथ 3 इंडिया के भाई लोग थे, उन लोगों को इंडिया ने वापस कर दिया, लेकिन हमारा नेपाल एम्बेसी हमारे कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है नेपाल से। इसलिए हम अपना वो पड़ोसी देश इंडिया से मदद मांगना चाहते हैं। हमें बहुत बड़ा आस है कि इंडिया भी हमारा मदद करेगा, हमें निराश नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल और इंडिया का बहुत अच्छा संबंध है। इसलिए हम आप लोगों से मदद मांगना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का देश बहुत एम्बेसी भी पावरफुल है, देश भी पावरफुल है। हमारा नेपाल से कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी हम लोग सभी लोग यहाँ के नेपाल के सभी लोग भाई लोग नेपाल जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमें हेल्पर में बोल के अभी हमें फाइट में भेज रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम 30 बंदे थे, हमारे 30 बंदे में अभी हम सिर्फ 5 बंदे बाकी है। किसी को किधर भेजा है कि कोई लोग ज़्यादा इंजरी हुआ है, लेकिन वहीं बर्तानिया ने ऐलान किया कि हम 10,000 ड्रोन यूक्रेन को देंगे। वहीं रशिया ने यूक्रेन के ऊपर सैकड़ों MLRS दागकर हमला किया है, जिसमें यूक्रेन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। रूस के हमलों में यूक्रेन का अब बहुत बुरा हाल हो रहा है। 1.5 टन के बड़े और भारी भरकम मिसाइलों का इस्तेमाल रशिया करना शुरू कर चुका है, जिससे यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम बेकार हो रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने अपने वाईफाई का नाम रखा ग्लोरी टू यूक्रेन, यानी यूक्रेन की जीत हो। बस इसी बात पर रशिया की गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। यूक्रेन भी अपने हमलों में कामयाब हो रहा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। Судя по цвету, еще пожарников нет. Ну, как бы, это вот такой полимерный, более короче, керамика какая-то. अब आपको मैं सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूं। रशिया की एक एयरक्राफ्ट फैक्ट्री थी, वहां यूक्रेन ने कामयाबी से हमला किया, कई जहाज़ों को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया। स्वीडन में भी स्वीडन के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक अननेम्ड अनवेरिफाइड ड्रोन नजर आया है, जिसकी जांच स्वीडन ने शुरू कर दी है। स्वीडन नेटो का एक देश है जिसके अंदर अभी खतरा नजर आ रहा है। रशिया ने UN की मीटिंग बुलाई है, रिक्वेस्ट की है
इस बात पर क्योंकि फ्रांस ने कहा है इनडायरेक्ट वे में कि वो यूक्रेन में फ्रांसीसी सैनिक तैनात करेंगे। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने फ्लो में राज खोल दिया। उन्होंने मान लिया और कह दिया कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि NATO के सैनिक पहले से यूक्रेन में मौजूद हैं और उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। सबूत आपके सामने। Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są. Bo pan nie powie przecież. Bo ja w odróżnieniu od niektórych polityków europejskich tego nie będę mówił. इसका मतलब यह है कि सारी दुनिया एक तरफ और रशिया अकेला एक तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में, ख़ास दुआओं में इस नाचीज़ को ज़रूर याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि हमारी रिपोर्ट आप तमाम लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद।